गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट जो है मोशन, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मोशन पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ टर्म्स पढ़ना होगा। इस टर्म्स का हम लोग आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला टर्म आता है फिजिकल क्वांटिटी। पहला टर्म क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो जितना भी क्वांटिटी, मतलब जितना भी पैरामीटर जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, अगर उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का जो डेफिनेशन होगा, द क्वांटिटी which can be measured is called physical quantity। का मतलब क्या हुआ? The quantity which can be measured, ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। वो सारे क्वांटिटी क्या कहलाते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल, टाइम। टाइम को हम लोग मेजर करते हैं कि नहीं करते हैं? मेजर कर लेते हैं। किससे? वॉच से। और उसका यूनिट क्या होता है? टाइम को मेजर करते हैं तो सेकेंड या मिनट या फिर आवर। तो टाइम क्या है? कौन सा क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग मेजर करते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। टेम्परेचर को भी मेजर कर लेते हैं। कौन चीज से मेजर करते हैं? थर्मामीटर से। इसको किस चीज में मेजर करते हैं? या तो डिग्री सेल्सियस में, या डिग्री फ़ारेनहाइट में, या फिर केल्विन में। इस तरह से क्या होता है कि हर जितने भी टर्म्स हैं जिसको हम लोग मेजर करते हैं, वो क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे अब स्पीड है, स्पीड को भी करते हैं। डिस्टेंस है, डिस्टेंस को भी मेजर कर लेते हैं। ये सब मेजर करने वाला चीज है ना। वेट है, वेट को भी हम लोग मेजर कर लेते हैं। मास है, मास को मेजर करते हैं। जितना भी चीज, ऐसे जितने भी चीज जिसको हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। वर्क को मेजर करते हैं, एनर्जी को मेजर करते हैं। जितना चीज है, जितने भी टर्म्स है, जितने भी क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर करते हैं, उसका नाम क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? अब इस फिजिकल क्वांटिटी में दो तरह के क्वांटिटी होते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो होता है वो होता है वह दोज क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसा क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक नया टर्म आपने बता दिया सर, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं और बस हमको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड और स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया? मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमको क्या चीज चाहिए? ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये मैग्नीट्यूड क्या है? मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ही ओनली चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी लिख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी the physical quantity having magnitude only is called scalar quantity। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है। द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग
ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली क्या, मैग्नीट्यूड। बस उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या चीज चाहिए, बस मैग्नीट्यूड चाहिए, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ही चाहिए। वो क्वांटिटी क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल देखते हैं, कौन ऐसा क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। जैसे टाइम, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, बस न्यूमेरिकल वैल्यू 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 50 सेकेंड, ये सब क्या है, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, ये जितने भी है उसमें हम लोग क्या चीज लिख रहे हैं, जैसे 5 मिनट, देखो 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर है। किलोमीटर मतलब डिस्टेंस, लेंथ मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं तो क्या होता है, लेंथ, लेंथ जो मेजर करते हैं किसमें मेजर करते हैं, 10 मीटर, 10 किलोमीटर, जो भी होता है, इसमें क्या है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चीज चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए। टाइम समझ में आ गया, टेम्परेचर, लेंथ, और बताओ मास, बहुत सारा ऐसा टर्म है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ऐसा क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, वो क्वांटिटी क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी देखते हैं, उसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी having magnitude as well as direction is called vector quantity. The physical quantity ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। अब सर आपने मैग्नीट्यूड तो बताया, न्यूमेरिकल वैल्यू अभी तक हमने देख लिया कि टाइम जो होता है वो क्या होता है, टाइम है, लेंथ है, वेट सॉरी मास है, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया सर, आपने तो बता दिया कि स्केलर क्वांटिटी तो मैग्नीट्यूड भी है। लेकिन अब ये डायरेक्शन वाला टर्म कहाँ से आ गया, तो डायरेक्शन मतलब ऐसा चीज जिसको लगाने के बाद, मतलब जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू से पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू से पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, उसके को बताने के लिए उसमें डायरेक्शन जोड़ना पड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल देखते हैं, फूड सबसे इजी समझने के लिए ये है, इसलिए हमने पहले इसी को लिया है। इससे पहले बेसिक टर्म भी है, लेकिन सबसे पहले हम क्या लिए हैं, फोर्स। फोर्स क्यों, देखो अब ये प्रोजेक्ट यहाँ पर हम शो करते हैं, देखो ये ऑब्जेक्ट बॉक्स है, कोई बॉक्स रखा हुआ है प्लेन पर, अगर बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो आदमी क्या करेगा, अगर डायरेक्शन नहीं पता है तो कंफ्यूज है कि इधर से लगाए, लेफ्ट से लगाए, राइट से लगाए, ऊपर से लगाए, नीचे से लगाए। इसमें क्या है, फोर्स लगाने से बस सीधे अगर उसको ये इंफॉर्मेशन मिले कि क्या फोर्स इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो वो क्या करेगा, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, इधर की तरफ 5 मीटर लगाए, इधर से इधर से इधर से इधर से। जबकि टाइम को मेजर करने के लिए उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर, टाइम ऐसे ही क्लियर हो जाता है। टाइम में उसमें क्या कंफ्यूज होगा, उसमें मेजर जो घड़ी दिखाएगा वो होगा टाइम। इसमें क्या होता है, जबकि फोर्स लगाने के लिए हमेशा डायरेक्शन की जरूरत होगी, रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा डायरेक्शन की जरूरत होगी, क्योंकि अगर 5 न्यूटन तक पढ़ रहे हैं तो ये 5 न्यूटन इधर से भी लगा सकता है, इधर से भी लगा सकता है, इधर से भी लगा सकता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। इसलिए जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 न्यूटन, और अगर डायरेक्शन बोले लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ये अगर जब तक नहीं दिया जाए डायरेक्शन, तब तक ये इंफॉर्मेशन पूरा नहीं है। इसलिए इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी।
क्लियर? अच्छा, इसका एग्जांपल फोर्स हो गया, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अभी पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, ये सारे टर्म्स जो है कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, इसलिए इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ये हमारा जनरल टर्म था फिजिक्स चैप्टर पढ़ने के लिए। जितने भी टर्म्स होते हैं मतलब क्वांटिटी को डिवाइड किया गया वो इस तरह से डिवाइड किया गया। अच्छा, तो अब बोलेगा कि फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोगों ने पढ़ी है, कौन कौन सा चीज है जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो लाइट को हम लोग मेजर करते हैं नहीं, क्यों नहीं करते हैं? लाइट की इंटेंसिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं पर लाइट को मेजर नहीं कर सकते। तो लाइट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। साउंड फिजिकल क्वांटिटी है नहीं, साउंड फिजिकल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि हम लोग साउंड को मेजर नहीं करते हैं। साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, साउंड के फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। तो जिसको हम लोग, तो फ्रीक्वेंसी वहां होगा फिजिकल क्वांटिटी, ना कि साउंड होगा फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? एकदम फुट रहा था इसको बता दिए। मतलब फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्लियर? अब हम लोगों को पढ़ना है मोशन से रिलेटेड कुछ जो टर्म्स हैं उस टर्म्स के बारे में, और चैप्टर का जो मेन टॉपिक है उसके बारे में। सबसे पहले टर्म आता है मोशन। इस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे मोशन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और लास्ट में मोशन इक्वेशन। तो इसको सबसे पहले टर्म आता है मोशन। मोशन हम लोग पिछले क्लास 7 में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज मोशन। तो मोशन का जो डेफिनेशन होता है, इफ द पोजीशन of a body changes with time, then it is called in motion. If the position of a body changes with time, then it is called in motion. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का पोजीशन मतलब लोकेशन, पोजीशन मीन्स लोकेशन, अगर टाइम के साथ बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में। एग्जाम्पल जैसे देखो, ये 3-4 पॉइंट हम ले लेते हैं, ए बी सी डी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब मान लेते हैं कोई बॉडी कार है, ये कार क्या करता है, कार को जब देखते हैं हम लोग तो पता चलता है कि 7 o'clock पर ए पर था, 7:30 में बी पर पहुंच गया, 8 o'clock में कहा पहुंच गया, सी पर पहुंच गया, और 8:30 में कहा पहुंच गया, डी पर पहुंच गया। तो देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, 7 तो ए पर, पोजीशन ए पर था उसका, जब 7:30 हुआ तो कहां पर पहुंच गया, बी पर पहुंच गया। जब उसका 8 हो गया टाइम, घड़ी में जब टाइम कितना हो गया, 8 हो गया, तो कहां पहुंच गया, सी पर पहुंच गया। जब 8:30 हो गया तो कहां पहुंच गया, डी पर पहुंच गया। इसका मतलब देखो इसका पोजीशन जो है जैसे जैसे टाइम बदलता गया उसका पोजीशन भी बदलता गया। तो ये कार क्या कहलाएगा कि मोशन में है। बात क्लियर? मतलब अगर टाइम के साथ उसका पोजीशन अगर चेंज करता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है कि मोशन में है। अगर टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं करता है, टाइम बदलता गया उसका पोजीशन एक ही जगह पर है,
तो उसको क्या बोलते हैं कि रेस्ट में। जैसे अब इसी को हम समझ लेते हैं, रेस्ट क्या होता है। मोशन तो समझ में आ गया, रेस्ट देखते हैं कि कार रुकी हुई थी, मतलब रुका, रेस्ट का नाम ही है कि रुका हुआ हो। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कार ए पर है, 7 बजने में भी वहीं पर है, 7:30 में भी वहीं पर है, 8 में भी वहीं पर है, और 10 में भी वहीं पर है, 10 o'clock में भी वहीं पर है। मतलब टाइम बदलता गया लेकिन इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, जहां पर है वहीं पर है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। क्लियर। तो मोशन का डेफिनेशन हो गया, इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस विद टाइम, अगर किसी भी बॉडी का लोकेशन, पोजीशन टाइम के साथ अगर चेंज करता है तो वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी क्या कहलाता है, मोशन में है। अगर उसका टाइम के साथ चेंज नहीं करता है तो वो क्या कहलाता है, रेस्ट में। क्लियर। अब देखो, अब मोशन को समझने के लिए हम लोग को समझिए पोजीशन में चेंज होगा तो होगा भाई। अब हम एक ऐसा बस लेते हैं, बहुत बड़ा बस, ये बस है। इस बस में क्या होता है कि यहाँ भी पैसेंजर बैठा हुआ है और यहाँ भी पैसेंजर बैठा हुआ है। अब ये मोशन जो है वो डिपेंड करता है किस पर, कि कहाँ से हम लोग मोशन को देख रहे हैं। और अगर इसी आदमी, यहाँ पर आदमी 1 ए, इसका नाम ए है, और यहाँ पर बी, अगर ए और बी, एक गाड़ी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड, ये जो बस जा रही है कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से, 1 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है। चलो देखते हैं, अगर ए इस बी को देखे तो क्या लगेगा उसको, 10 मीटर से जा रहा है। अगर 10 मीटर से जा रहा है, ए को अगर लगेगा कि 10 मीटर से जा रहा है, तो इसका मतलब कैसे होगा, देखो 10 मीटर से कब जाएगा, जब इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज करे। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज कर रहा है क्या, नहीं, वो भी बैठा हुआ है, वो भी बैठा हुआ है, सीट थोड़ी घसक के जा रहा है। इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। जबकि बाहर का जो आदमी देख रहा है, तो बस जा रही है तो ये भी जा रही है उसके साथ, इसका मतलब है इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन है, पर ए के रिस्पेक्ट में बी का मोशन नहीं है। क्लियर। तो मोशन डिपेंड करता है किस पर, एक पॉइंट पर, जिससे हम लोग उसको कंपैरिजन करते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम भी बोलते हैं। बात समझ में आई, रेफरेंस फ्रेम्स बात समझ में आई। देखो ए अगर बी को देखेगा तो क्या लगेगा कि वो रेस्ट में है, क्योंकि जबकि ओवरऑल बस जा रही है, लेकिन ए के साथ बी क्या लगता है, हमेशा रेस्ट में। और अगर बाहर से कोई आदमी देखने वाला है तो इसको क्या लगता है कि बस जो है वो बस के साथ, बस भी जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, मतलब ए भी जा रहा है, बी भी जा रहा है और बस भी जा रही है। इस तरह से हम लोग रेफरेंस पॉइंट को समझ लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट को एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। हम लोग जिस अर्थ पर हैं, वो अर्थ क्या करता है, मोशन में है, रिवॉल्व करता है और रोटेट करता है, दोनों होता है, रोटेशन भी होता है और रिवॉल्व भी होता है। तो अर्थ पर अगर हम हैं और अर्थ जहां पर हैं हम, और वहां से किसी बिल्डिंग को देखते हैं, तो बिल्डिंग क्या रहता है, हमारी नजर में रेस्ट में होता है। क्यों, जबकि अर्थ तो मूव कर रही थी। तो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि अर्थ के साथ साथ हम भी क्या है, मोशन में। अर्थ जैसे जैसे मूव कर रहा है वैसे वैसे क्या कर रहे हैं, हम भी मूव कर रहे हैं। तो अर्थ का जो स्पीड है वही स्पीड किसका है, बिल्डिंग का भी है, और वही स्पीड क्या है, मेरा भी है। तो इस तीनों का स्पीड क्या है, सेम है। इस कारण से ये तीनों एक दूसरे को क्या लगता है, रेस्ट में। क्लियर। जब अर्थ पर हम यहाँ पर है, अर्थ पर ही है, और एक बस यहाँ से जा रही होती है ऐसे, तो हमारा स्पीड जो होता है वो अर्थ के इक्वल है, और अर्थ का स्पीड क्या है, वो भी बस का स्पीड क्या है, अर्थ के इक्वल है ही, लेकिन उसका कुछ अपना भी स्पीड है, जिस कारण से इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्लियर। तो जिस पॉइंट से हम लोग देखते हैं उस पॉइंट का नाम होता है क्या, रेफरेंस पॉइंट।
जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम कहते हैं कि ये बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्लियर? तो रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर पढ़े पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ अगर उसका पोजीशन चेंज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होता है तो वो रेस्ट में है। क्लियर? जैसे ए और बी के बारे में बता देते, इसलिए हम लोग इस रेफरेंस फ्रेम पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, रेफरेंस फ्रेम का एक खासियत ये है कि जिस भी फ्रेम से हम लोग मोशन को देखते हैं उस फ्रेम को हमेशा क्या लेते हैं, रेस्ट में मान लेते हैं। जिस फ्रेम से हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं उस फ्रेम को हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, रेस्ट में मानते हैं। क्लियर? तो अब मान लो कि देखो यहां से देख रहे हैं, ये पॉइंट को हम लोग रेस्ट में मान लेते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका जो वेलोसिटी है वो दिखाई देगा। अगर मान लो कि रेफरेंस फ्रेम भी, हम ऐसे फ्रेम से मोशन को स्टडी कर रहे हैं जो खुद भी चल रहा है कुछ स्पीड से, और दूसरे के स्पीड को हमको मेजर करना है। जैसे देखो एक दो कार है ऐसे, एक जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और दूसरा जा रहा है 25 मीटर पर सेकंड। अब हम इसमें बैठे हुए हैं, मान लो कि ये ए है और ये बी है, हम ए में बैठे हुए हैं। ए वाला देख रहा है बी वाले को। ए वाला जब बी वाले को देखेगा तो ए वाले को हम लोग रेस्ट में मान लेंगे। हम मानेंगे क्या कि ए का स्पीड क्या है, 0 है, ए रुका हुआ है, स्टेशनरी है। तो रुका हुआ है तो ये 25 से जा रहा था इधर, लेकिन हम भी जा रहे हैं 10 से। एक्चुअल तो हम भी जा रहे हैं ना 10 से। तो इसका मतलब अगर हम इसको रेस्ट में मान लें, इसको रेस्ट में माने, तो ये 25 से हमको जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, हमको कितना उससे कम स्पीड से दिखाई देगा, क्योंकि 10 तो उसमें से हम माइनस कर देना, जितना ये ट्रेवल करेगा उससे 10 तो हम भी तब तक ट्रेवल कर लेंगे ना। मान लो 1 सेकंड बाद हम मोशन को स्टडी करें, यहाँ पर स्टार्ट किए, अब 1 सेकंड बाद देखते हैं, 1 सेकंड बाद में ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, और ये कितना कर लेगा, 25 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, पोजीशन में डिफरेंस कितना हुआ, 15 मीटर का डिफरेंस हुआ। क्योंकि 1 सेकंड में जब तक ये 25 मीटर जाएगा तब तक हम कितना ट्रेवल कर लेंगे, 10 मीटर ट्रेवल कर लेंगे। तो जो मेनली जो हमको दिखाई देगा वो दिखाई कितना देगा, 15 मीटर डिफरेंस। इसका मतलब 1 सेकंड में कितना हुआ, इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना हुआ, 15 मीटर का डिफरेंस हो रहा है। इसका मतलब 2 सेकंड में 30 मीटर का, 3 सेकंड में 45 मीटर का। इसका मतलब हो गया क्या, ये हमको इस स्पीड से आगे जाते हुए दिखाई देगा। क्यों आगे जाते हुए दिखाई देगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा है। अगर हम इस फ्रेम में हो जाते, क्लियर, अगर इस फ्रेम में होते तो हमको क्या लगता, ये ऑब्जेक्ट जो है अगर इसको हम रेस्ट में मानते तो ये क्या लगता, ये तो हम आगे हो जाते 15, मतलब 1 सेकंड बाद हम कितना हो जाते, 25 हो जाते, ये 10 पर ही रह जाता। तो इसका हमको क्या लगता, इसको अगर हम रेस्ट में मानते ये हमको लगता कि 15 से यही पीछे जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या होता, 15 से यही पीछे जा रहा है और हम लोग आगे जा रहे हैं, मतलब हम रुके हुए हैं और ये 15 से पीछे जा रहा है। क्लियर? अगर इसी को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में लें, एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, ये कितना था 10 था और ये 25 था। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसको अगर हम रेस्ट में मानते हैं तो दोनों के बीच को देखो, ये भी डिस्टेंस को कम कर रहा है, ये भी डिस्टेंस को कम कर रहा है। 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कम होगा, इसके कारण जो कम होगा वो कितना होगा, 10 होगा, और इसके कारण जो होगा वो 25 मीटर होगा। तो मतलब टोटल हो जाएगा 35 कम हो जाएगा 1 सेकंड में। तो इसका मतलब अगर इस फ्रेम से हम लोग देखें तो इसको अगर हम रेस्ट में मानते हैं तो सारा का सारा डिस्टेंस इसी को कवर करना है। अगर हम इसको मान लेते हैं कि रेस्ट में है तो सारा का सारा डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा, ये ट्रेवल करेगा, और उसका जो ट्रेवल करते जो रेट होगा वो क्या होगा, 35 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा का मोशन। क्लियर? जिस फ्रेम में हम होते हैं उसको क्या मानते हैं, हमेशा रेस्ट में मानते हैं। अच्छा, तो रिलेटिव मोशन से एक टर्म आता है कि अगर सेम डायरेक्शन में दोनों का मोशन हो, सेम डायरेक्शन में, जैसे ये जा रहा था ये जा रहा था, तो हम लोग क्या निकाले, डिफरेंस कर देते हैं, दोनों के स्पीड को क्या करते हैं, डिफरेंस कर देते हैं। और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता हो तो दोनों के रिलेटिव मोशन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्लियर? ये था रिलेटिव मोशन। ये थोड़ा सा नाम दिया हुआ है बस, इसलिए इसको हम लोगों ने बता दिया है हमारे टॉपिक में, बस नाम दिया रिलेटिव मोशन क्या होता है।
इसलिए हम लोगों ने इसको रिलेटिव मोशन पढ़ लिया। रेफरेंस पॉइंट सबको समझ में आ गई होगी बात। अब रेफरेंस पॉइंट के बाद आता है अपने पास, अब है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ऐसा मोशन जो एक ही दिशा में चलता हो, एक लाइन में चलता हो, स्ट्रेट लाइन में चलता हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सेकंड टॉपिक क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। If the path of the moving body, if the path of the moving body is a straight line, अगर मूविंग बॉडी का पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बॉडी का जो मोशन है वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन में है, और उस मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन नाम देते हैं, या लीनियर मोशन भी बोलते हैं। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा हो और उसका पाथ कैसा हो? स्ट्रेट लाइन हो, उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, या वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल मोशन। तो इस वन मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कितना नाम हो गया? देखो, रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर लीनियर, या फिर वन डी मोशन, वन डी मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर? अब ये वन डायमेंशनल मोशन क्यों होता है? क्या होता है? देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन दिखाने के लिए यूनिवर्स में हम लोग 3 डायमेंशन लेते हैं। जैसे एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। क्लियर? एक्स एक्सिस होता है पैरेलल टू द ग्राउंड, वाई एक्सिस क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, और एक होता है जिस प्लेन में एक्स वाई लाइन करता है, ऐसा वाला। क्लियर? दिखाई दे रहा है? मतलब ये जो लाइन है ये क्या है? ऐसे खड़ा है। देखो, इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, इस दोनों के बीच में 90 डिग्री, इस दोनों के बीच में 90 डिग्री, और इस प्लेन के बीच में भी कितना है? 90 डिग्री का एंगल। क्लियर? तो ये तीनों लाइन क्या होता है? म्यूचुअल परपेंडिकुलर, तो एक दूसरे के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये तीनों लाइन क्या होता है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है क्या? वाई एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं? जेड। क्लियर? तो इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट एक ही लाइन पर चलता है, एक लाइन पर चलता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बस एक वैल्यू चेंज होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल मोशन। अगर ऑब्जेक्ट का मोशन प्लेन में होता है, ठीक है, एक प्लेन में जा रहा है, जैसे मान लो कि इस बोर्ड पर कोई चीटी चल रहा है पैर से, तो उसका x का वैल्यू भी चेंज होता है और y का वैल्यू भी चेंज होता है ना? ऐसे ऐसे जा रहा होगा ऑब्जेक्ट, तो उसका क्या होगा? इस पॉइंट का x का भी वैल्यू चेंज हो रहा है और y का भी वैल्यू चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, टू डायमेंशनल मोशन। इस मोशन को क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल मोशन। इसमें दोनों वैल्यू चेंज होता है, x का भी वैल्यू चेंज होता है और y का भी वैल्यू चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल मोशन। अब होता है थ्री डायमेंशनल मोशन। जैसे कोई प्लेन आकाश में चल रहा है, ठीक है, उसका जो मोशन होता है वो एक प्लेन के साथ साथ, मतलब ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, हर एक किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो उसका x का भी वैल्यू चेंज होता है, y का भी वैल्यू चेंज होता है और z का भी वैल्यू चेंज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। क्लियर? थ्री डायमेंशनल मोशन समझ में आ गया? 3D सिनेमा देखा होगा ना, 3D, इसमें एकदम रियल दिखाई देता है, स्पेस जैसा दिखाई देता है, बस वैसा ही। अगर स्पेस जैसा कुछ ऐसा लेता है तो पूरे तीनों मतलब प्लेन के साथ साथ दूसरे प्लेन में भी जाता है, मतलब तीनों वैल्यू चेंज करता है, तीनों कोऑर्डिनेट का वैल्यू चेंज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? 3D मोशन।
अब आता है टर्म, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, अब आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। अगर कोई मूविंग बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जितना पाथ लेंथ, रास्ते की लंबाई, जिस रास्ते पर जाता है जितना लेंथ ट्रेवल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्लियर? तो डिस्टेंस का जो डेफिनेशन होता है टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ total actual path length covered by moving body. Total actual path length covered by moving body is called distance. कोई भी मूविंग बॉडी मतलब घूमने वाला बॉडी जो मूव कर रहा हो, वो जितना पाथ ट्रेवल करता है, जितना लेंथ ट्रेवल करता है, वो उसका एक्चुअल लेंथ का जो मेजरमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे देखो, यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, और यहाँ पर फाइनल डी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया मूव करना, 10 मीटर गया, 100 मीटर देते हैं, ये 50 मीटर देते हैं, और ये देते हैं 30 70 मीटर। इस तरह से मूव किया कोई ऑब्जेक्ट। एक बॉडी मान लेते हैं यहाँ से गया 100 मीटर गया, फिर उधर से गया 50 मीटर, फिर गया इधर 70 मीटर। तो टोटल अगर डिस्टेंस बोले तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? ये 100 मीटर, 50 मीटर, 150 प्लस 70 220। कितना हो गया टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 220 मीटर। क्लियर? तो जो पाथ लेंथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्लियर? जिस पाथ लेंथ में, अब जैसे देखो, यहां से गया, एक बार ऐसे गया, और फिर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और फिर बी से क्या हुआ? ए पर आ गया, ऐसे गया, और फिर वापस आ गया। तो ये जो होता है, अगर टोटल पाथ लेंथ बोले तो क्या होगा? ए से बी के बीच का अगर हम मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर था, तो 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 प्लस 10, 10 फॉर दिस डायरेक्शन और 10 फॉर दिस डायरेक्शन। क्लियर? तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस समझ में आ गया। डिस्टेंस हो गया एक्चुअल पाथ लेंथ, जितना ट्रेवल किया उसकी लंबाई को ऐड कर दो, उसके लेंथ को क्या कर दो? ऐड कर दो, तो ये हो जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि डिस्टेंस जो गया है वो क्या होगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा, सबको ऐड करना है, तो क्या जरूरत है? इसमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। डिस्टेंस 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है उसको कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं? वेक्टर, सॉरी स्केलर क्वांटिटी। जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो अब डिस्टेंस के बारे में कुछ लिख लेते हैं। क्या क्या पढ़े डिस्टेंस के बारे में? टोटल पाथ लेंथ को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। ये इसका ऐसा यूनिट होता है, वो क्या होता है? मीटर होता है, ये पता है। तो द
unit of the SI unit of distance is equal to meter. It is a scalar quantity. It is always positive. पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, क्लियर? तो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर पाथ ट्रेवल किया है तो ये जीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस नेवर बी जीरो इफ बॉडी मूव। अगर बॉडी मूव किया है तो क्या होगा? बॉडी मूव किया है, बॉडी हैव मूव कर दो, बॉडी हैज मूव। डिस्टेंस नेवर बी जीरो तो बॉडी हैज मूव। अगर बॉडी मूव किया है तो क्या होगा? वो कभी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। क्लियर? ये कुछ टर्म्स था जिसको हम लोग डिस्टेंस में पढ़ रहे हैं। अब अगला टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से फिर डी पर गया। इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम लोग डिस्टेंस पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। इसको जोड़ दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो तो ये डिस्टेंस हो जाता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो ए और डी के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो कैसे निकालेंगे? ए से डी को ज्वाइन कर दो, ए से डी को क्या करो? स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, और इसका जो लेंथ होगा वही क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का जो सबसे मिनिमम होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? टू पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए एक डायरेक्शन की जरूरत होती है जो हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होता है। कहाँ होता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी, इसका जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है? क्लियर? हमेशा इसका डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की तरफ होगा। कोई दिक्कत? चलो, तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन लिख लें। इट इज द minimum possible distance between initial and final point. It is the minimum possible distance between initial and final point. इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस होगा, सबसे कम वाला पाथ होगा, वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, मिला दो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग और एक तरीके से पढ़ सकते हैं, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो चेंज होगा वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। देखो भाई देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में चेंज, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो पोजीशन होता है उसी के पोजीशन के चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन पोजीशन, चेंज को हम लोग डेल से लिखते हैं, ठीक है, डेल, और पोजीशन को लिखते हैं एक्स से। क्या लिखते हैं, डेल एक्स। चेंज का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल एक्स एफ और एक्स आई, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल एक्स, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स एफ माइनस एक्स आई। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग, और सॉरी डिस्प्लेस लिख दिए यहाँ, इसके आगे लिख दो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को हम लोग लिखते हैं, इसको पढ़ते जो ट्रायंगल का साइन है उसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। तो डेल एक्स क्या बोलते हैं, डेल एक्स। और डेल एक्स का मतलब होता है, चेंज का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल। जहां कहीं भी हम लोग चेंज पढ़ेंगे तो चेंज का मतलब होगा फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर। तो अब देखो यहाँ का पोजीशन और यहाँ के पोजीशन को हम लोग, फाइनल ये है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यह हमको क्या मिल जाएगा, उसका पोजीशन में मतलब डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्लियर। जैसे मान लेते हैं कि इसका था पोजीशन 0 5 था और यहाँ पर हो गया 10 5, मतलब x कोऑर्डिनेट बदला है, y कोऑर्डिनेट नहीं बदला है, तो ये वन डायमेंशनल है। और जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो फाइनल क्या है, x कोऑर्डिनेट, तो ये होता है कितना 10 और इनिशियल पोजीशन कितना 0, तो क्या बचा 10। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना निकला 10। और डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल। डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट इतना लिखने के बाद इधर लिखो, अब इस डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। डायग्राम से हम लोग पढ़ रहे थे, तो डिस्टेंस अगर निकालते हैं इसका तो 100 50 और 70 220 आ गया। जबकि डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक मेजर करें तो ये आता है 80। ये कितना आ जाता है 80। तो हम लोग क्या कहेंगे, अच्छा ये जो है डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आता है हमेशा। देखो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया ना, जबकि डिस्टेंस इतना था। तो डिस्टेंस जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होता है, डिस्प्लेसमेंट के होता है। डिस्टेंस क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा है तो वो इसका मतलब बड़ा होगा। और डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगा, जब मोशन कैसा हो, एकदम स्ट्रेट लाइन हो। तो यहाँ पर अगर मान लो कि ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, ए और बी के बीच में अगर डिस्टेंस निकाले तब भी वही, और डिस्प्लेसमेंट निकाले तब भी वही। अच्छा, अब एक और टर्म लेते हैं डिस्प्लेसमेंट में और समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट का एक हो गया कि इक्वल हो सकता है, कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होगा, जब मोशन स्ट्रेट लाइन हो। अच्छा, दूसरा आता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यहाँ पर हम लेते हैं 0, यहाँ 1 या 10 लेते हैं, 10 20 30 40 50 जैसे तरह। इधर क्या हो जाता है -10 -20 -30 -40, इस तरह से इधर तरह। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से 40 वाले लाइन से घर के तरफ चला है, ठीक है, और ये 10 तक पहुंचा है, तो
इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसका पोजीशन देखो, पहले इनिशियल 40 पर था, फाइनल कितना पर पहुंचा 10 पर। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को x बार से दिखाते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालो तो फाइनल कितना 10 माइनस इनिशियल कितना 40, कितना आया -30। देखो अब इस डायरेक्शन में था ना, तो क्या हो गया -30। अच्छा, अब देखते हैं क्या, इस ऑब्जेक्ट को लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं ऑब्जेक्ट और इधर की तरफ 0 तक ले जाते हैं, 0 तक ले जाते हैं। 30 पर था, -30 पर था और 0 पर गया है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर निकालेंगे वो क्या होगा, फाइनल मतलब जहां जाके रुका 0 पर रुका, माइनस इनिशियल क्या है -30, जहां से चला था तो -30, माइनस प्लस 0 प्लस 30 क्या हुआ 30। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया 30 होना भी चाहिए, क्योंकि सेम डायरेक्शन, देखो किस डायरेक्शन में है, राइट है, टुवर्ड्स राइट है, तो इधर से इधर की तरफ गया है, तो इसका पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। क्लियर। अब देखते क्या है, 0 कब होता है, जैसे यहां से चला 10 से चला, ऐसे 30 तक गया और 30 से फिर क्या किया, ऐसे वापस आ गया, कहां पर 10 पर। इस डायरेक्शन में हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां, दोनों को ऐड कर दो तो भी होगा। दूसरा क्या होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि क्या है, इसका मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों सेम पॉइंट पर आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया 0 हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0। कैलकुलेट करके देखें तो भी निकल जाएगा। देखो इनिशियल का पोजीशन कहाँ है 10 पर है, सॉरी फाइनल पोजीशन कितना है वो भी 10 पर है, और इनिशियल पोजीशन भी क्या है वो भी 10 पर है, दोनों का 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो ये होता है इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, क्योंकि ये भी लेंथ ही है ना, तो इसका यूनिट क्या होगा मीटर ही होगा। इट इज कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और क्या लिखें इसका पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट may be positive, नेगेटिव और 0। ये क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इसके बाद और एक टर्म हमने बताया कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, लेस देन या इक्वल टू। इक्वल टू किस केस में होगा, इक्वल टू उस केस में होगा जब दोनों कैसा पाथ पर मूव कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा हो, उस समय में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अदरवाइज हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा छोटा ही होगा। अब पढ़ना है अपने को स्पीड। स्पीड जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यूनिट टाइम मतलब जिस यूनिट टाइम में, जिस टाइम में यूनिट में टाइम दिया हुआ है उसका एक। यूनिट टाइम मतलब जिस यूनिट में टाइम दिया हुआ है उसका एक। अगर टाइम मिनट में दिया हुआ है तो 1 मिनट, अगर सेकंड में दिया हुआ है तो 1 सेकंड,
अगर आवर में दिया हुआ है तो 1 आवर। अगर कोई ऑब्जेक्ट का यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अगर मान लो कि 1 मिनट में 5 मीटर जाता है तो 5 मीटर पर मिनट हो जाएगा। ये स्पीड अगर 1 सेकंड में 5 दिया हुआ है तो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर 1 आवर में कहता है तो 5 किलोमीटर दिया हो तो 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। मतलब एक टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। क्लियर। अब स्पीड का वैल्यू क्या होता है, कभी चेंज रहता है कभी बदलते रहता है। किसी ऑब्जेक्ट के लिए स्पीड का वैल्यू क्या होता है, चेंज कर सकता है। तब जब स्पीड का वैल्यू सेम रहता है, मतलब चेंज नहीं करता है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अगर स्पीड का वैल्यू चेंज करता है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड उसको बोलते हैं जिसमें स्पीड का वैल्यू क्या रहता है, हमेशा यूनिफॉर्म उसको बोलते हैं जिसमें स्पीड का वैल्यू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। स्पीड का वैल्यू जिसमें चेंज करता है वो क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, ये क्या होता है, स्पीड। तो स्पीड का जब एसआई यूनिट निकालते हैं, एसआई यूनिट तो हम लोग निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट तो हम किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सबका अलग अलग पता है उसको फॉर्मूला में वैल्यू रखो आंसर। तो क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड जो होता है वो कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। तो इतना टर्म था इसमें। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ऐसा यूनिट निकालते हैं तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसके बाद स्पीड क्या होता है, कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड बदल भी सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है। अगर सेम स्पीड से चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं या यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलते हैं, जिसमें स्पीड का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है। अब आता है अपने पास एवरेज स्पीड। क्या हो गया, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड को हम लोग डिफाइन करते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड का जो डेफिनेशन होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। क्लियर। तो इट इज डिफाइंड एज total distance covered divided by total time taken. तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो गया क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब आप जो पढ़ेंगे वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।
एवरेज स्पीड तक पढ़ लिए। अब अपने पास करना है स्पीड तक खत्म हो गया, अब करना है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस ग्राफ, ये आगे वाला टर्म हम लोग अगले क्लास में। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वीडियो को देखिए, अगर यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है उसके बाद हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। अब डिस्कस करने का तरीका अपना प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर आप डिस्कस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।